आपका पैरा नीट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस चैनल पर हम एनसीईआरटी बुक डिस्कस करते हैं। एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत की गहरी और दिलचस्प दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम पृथ्वी पर जीवन के दो सबसे सफल ब्लूप्रिंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। दो ऐसे वर्ग जिन्होंने हवा, जमीन और पानी हर जगह अपना दबदबा बनाया है। एव्स यानी एवीज पक्षी और ममेलिया यानी हम स्तनधारी। बिल्कुल। और ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा विकसित वर्ग हैं। हमारे पास एक बायोलॉजी टेक्स्ट बुक के कुछ अंश हैं और हमारा मिशन इन तथ्यों को निकालकर एक बड़ी कहानी में पिरोना है। हम देखेंगे कि इन दोनों वर्गों ने सफल होने के लिए कौन से अद्भुत रास्ते अपनाए और कहाँ आकर इनके रास्ते मिल जाते हैं। और हम वैज्ञानिक शब्दों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में समझने की कोशिश करेंगे ताकि चीजें आसान लगें। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। जब हम पक्षियों की बात करते हैं तो जाहिर है सबसे पहली तस्वीर पंखों की आती है, फेदर्स। लेकिन सिर्फ पंख लगा देने से तो कोई उड़ने नहीं लगता। मुझे लगता है एक भारी भरकम शरीर लेकर उड़ना नामुमकिन है। इनका पूरा शरीर ही किसी हल्के लड़ाकू विमान की तरह डिजाइन किया गया होगा। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। पंख तो सिर्फ कहानी की शुरुआत है। क्लास एव्स का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग चमत्कार है उनका वजन कम करने का सिस्टम। जैसा हमारे सोर्स में लिखा है, इनके अग्रपाद यानी 4 लिम्स पंखों में, विंग्स में बदल गए हैं। पर असली खेल हड्डियों का है। इनकी लंबी हड्डियां, लॉन्ग बोन्स, अंदर से खोखली होती हैं। दे आर हॉलो। खोखली मतलब कमजोर? नहीं, यही तो प्रकृति की इंजीनियरिंग का कमाल है। ये हड्डियां खोखली तो हैं, पर अंदर से मजबूत बीम जैसी संरचनाओं से भरी होती हैं, ठीक हवाई जहाज के फ्रेम की तरह। इनमें हवा भरी होती है, इसीलिए इन्हें न्यूमैटिक बोन्स कहते हैं। अच्छा, न्यूमैटिक का मतलब ही है हवा से संबंधित। बिल्कुल। ये वजन को नाटकीय रूप से कम कर देती हैं, बिना मजबूती से समझौता किए। कमाल है। तो पूरा ढांचा ही हल्का बना दिया गया है। और सोर्स में ये भी लिखा है कि इनके पश्चपाद यानी हाइंड लिम्स पर स्केल्स होते हैं। ये तो कुछ सरीसृप यानी रेप्टाइल्स की याद दिलाता है। बिल्कुल। ये उनके विकासवादी इतिहास, उनके एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की एक झलक है। ये स्केल्स उन्हें चलने, दौड़ने या पेड़ों की डालियों को पकड़ने में मदद करते हैं। मतलब एक ही शरीर में दो अलग अलग दुनिया के अनुकूलन हैं। उड़ने के लिए पंख और जमीन पर चलने के लिए स्केल्ड पैर। और चोंच को मत भूलिए, बीक। दांतों का वजन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए पक्षियों ने दांतों को छोड़कर एक हल्की और बहुत उपयोगी चोंच विकसित कर ली। हर काम के लिए अलग चोंच, बीज तोड़ने के लिए, मांस फाड़ने के लिए, या फूलों का रस चूसने के लिए। सही कहा। मैं सोर्स में एक और अजीब बात देख रही हूँ। इनकी त्वचा सूखी होती है, अ ड्राई स्किन, जिसमें ग्रंथियां नहीं होती सिवाय पूंछ के पास एक तेल ग्रंथि, ऑयल ग्लैंड के। इसकी क्या जरूरत पड़ती होगी? ये छोटी सी ग्रंथि बहुत जरूरी है। पक्षी अपनी चोंच से इस ग्रंथि से तेल निकालकर अपने पंखों पर लगाते हैं। यह एक तरह का प्राकृतिक वाटरप्रूफिंग और कंडीशनर है। वाटरप्रूफिंग? हाँ, इससे पंख लचीले बने रहते हैं और गीले नहीं होते। आप ही सोचिए, अगर बारिश में किसी चिड़िया के पंख पानी सोखकर भारी हो जाएं, तो वो उड़ नहीं पाएगी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन क्या ये तेल हर पक्षी के लिए जरूरी है? जैसे रेगिस्तान में रहने वाले शुतुरमुर्ग को वाटरप्रूफिंग की क्या जरूरत होगी? बहुत अच्छा सवाल है। शुतुरमुर्ग जैसे ना उड़ने वाले पक्षियों में यह ग्रंथि या तो बहुत छोटी होती है या होती ही नहीं है। यह दिखाता है कि हर अनुकूलन, एवरी एडेप्टेशन, एक खास जरूरत के लिए विकसित होता है। अच्छा। जो उड़ते हैं या पानी में रहते हैं, उनके लिए ये ग्रंथि जीवन रक्षक है। यहाँ से कहानी और भी मजेदार हो जाती है। चलिए इनके अंदर झांकते हैं। सोर्स के मुताबिक इनके पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में 2 अतिरिक्त हिस्से होते हैं, क्रॉप और गिजार्ड। क्रॉप एंड गिजार्ड, ये क्या बलाएं हैं? पक्षियों के पास हाथ नहीं होते कि वो निवाले को तोड़ मरोड़ सकें, और ना ही चबाने के लिए दांत, तो प्रकृति ने उन्हें एक इनबिल्ट फूड प्रोसेसर दे दिया है। फूड प्रोसेसर? हाँ। क्रॉप एक तरह का स्टोरेज बैग है, जहां खाना जमा होता है और नरम पड़ता है। फिर खाना गिजार्ड में जाता है, जो एक बहुत मजबूत मांसल ग्राइंडर है। ग्राइंडर? बिल्कुल। कई पक्षी तो जानबूझकर छोटे छोटे कंकड़ निगलते हैं, जो गिजार्ड में जाकर खाने को पीसने में मदद करते हैं। यह बिना दांतों के चबाने का एक शानदार इंजीनियरिंग समाधान है। वाह, पेट में ही चक्की लगा रखी है। और यहाँ एक और बड़ी बात लिखी है, इनका दिल, अ 4 चेम्बर्ड हार्ट, 4 कक्षीय हृदय। ये तो हमारे जैसा ही है। हाँ, और ये उनकी सफलता का एक बहुत बड़ा राज है। एक 4 कक्षीय हृदय
ऑक्सीजन वाले और बिना ऑक्सीजन वाले खून को पूरी तरह अलग रखता है। अच्छा। इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि उनकी मांसपेशियों को हमेशा ताजे ऑक्सीजन से भरपूर खून मिलता है। उड़ान जैसी मेहनत वाली गतिविधि के लिए ये बहुत जरूरी होगा, है ना? बिल्कुल, ये एक हाई परफॉर्मेंस इंजन की तरह है जिसे लगातार बेहतरीन फ्यूल सप्लाई मिल रही हो। इसी से जुड़े एक और बात है, ये समतापी होमोथर्मस होते हैं, यानी वार्म ब्लडेड। हाँ, इसका मतलब है कि वे अपने शरीर का तापमान स्थिर रख सकते हैं, चाहे बाहर कितनी भी सर्दी या गर्मी हो। बिल्कुल। ये दोनों चीजें, 4 कक्षीय हृदय और गर्म खून, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शरीर को गर्म रखने के लिए लगातार ऊर्जा चाहिए, और ये ऊर्जा कुशल परिसंचरण तंत्र, एफिशिएंट सर्कुलेटरी सिस्टम से ही मिलती है। अच्छा। यही वो सीक्रेट सॉस था जिसने पक्षियों और स्तनधारियों को डायनासोर के खत्म होने के बाद की दुनिया में कामयाब होने में मदद की। क्योंकि वे ठंडे मौसम में भी सक्रिय रह सकते थे। सही है। एक मिनट, इनके श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी कुछ खास है? सोर्स कहता है कि इनके फेफड़ों, लंग्स के साथ वायु कोश एयर सैक्स भी जुड़े होते हैं। ये एयर सैक पक्षियों की असली सुपर पावर है। सुपर पावर। हाँ, ये ना सिर्फ शरीर को और हल्का बनाते हैं, बल्कि फेफड़ों के माध्यम से हवा का एक तरफा प्रवाह, अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एयर, सुनिश्चित करते हैं। अब इसका मतलब समझिए, जब हम इंसान सांस छोड़ते हैं तो वो खराब हवा होती है, लेकिन पक्षियों को सांस लेने और छोड़ने दोनों समय ताजी ऑक्सीजन मिलती रहती है। क्या? सांस छोड़ते समय भी ताजी ऑक्सीजन? ये तो अविश्वसनीय है। ये तो जैसे एक सुपरचार्ज्ड इंजन है जो कभी रुकता ही नहीं। बिल्कुल, इसीलिए पक्षी हजारों फीट की ऊंचाई पर भी आसानी से उड़ सकते हैं, जहां ऑक्सीजन बहुत कम होती है। वाह। उनकी श्वसन प्रणाली किसी भी दूसरे जीव से कहीं ज्यादा कुशल है। तो कुल मिलाकर खोखली हड्डियां, पंख, बिना दांत वाली चोंच, गिजार्ड, 4 कक्षीय हृदय और ये अद्भुत श्वसन तंत्र, ये सब मिलकर पक्षियों को आसमान का राजा बनाते हैं। तो पक्षियों ने खोखली हड्डियों और पंखों के सहारे आसमान पर राज कर लिया, लेकिन जमीन और समंदर पर एक दूसरे समूह ने अपना दबदबा बनाया, जिसमें हम खुद भी शामिल हैं, स्तनधारी या क्लास मेमिलिया। इनकी सफलता की कहानी बिल्कुल अलग है। इनकी सबसे अनोखी पहचान क्या है? इनकी सबसे अनूठी और परिभाषित करने वाली विशेषता है स्तन ग्रंथियों, मैमरी ग्लैंड्स की उपस्थिति। इन्हीं ग्रंथियों से दूध बनता है, जिससे ये अपने नवजात बच्चों का पोषण करते हैं। इसी से मैमेलिया नाम आया है। और ये सिर्फ पोषण नहीं है, है ना? ये सुरक्षा और सीखने का पहला पार्ट भी है, जो माँ और बच्चे के बीच एक मजबूत रिश्ता बनाता है। बिल्कुल सही। और जाहिर है, शरीर पर बाल, हेयर, बालों का काम शरीर को गर्म रखना है, इंसुलेशन देना है, और बाहरी कान, एक्सटर्नल ईयर्स, जिन्हें पिने कहते हैं। हाँ, ये आवाज की तरंगों को इकट्ठा करके सुनने में मदद करते हैं। और इन मूलभूत विशेषताओं के साथ स्तनधारियों ने अनुकूलन की सारी हदें पार कर दी हैं। वे ध्रुवीय बर्फीले क्षेत्रों, पोलर आइस कैप्स से लेकर तपते रेगिस्तानों, डेजर्ट्स, ऊंचे पहाड़ों, माउंटेन्स से लेकर गहरे महासागरों, डीप ओशंस तक हर जगह पाए जाते हैं। चमगादड़ ने उड़ने की क्षमता विकसित की, और व्हेल और डॉल्फिन ने पानी में जीने के लिए खुद को पूरी तरह ढाल लिया। हमारे सोच के अनुसार पक्षियों की तरह इनका हृदय भी 4 कक्षीय 4 चैम्बर्ड होता है, और ये भी समतापी होम्योथर्मस होते हैं। तो यहाँ इन दो सफल ब्लूप्रिंट्स में एक समानता दिखती है। हाँ, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। दोनों समूहों ने अलग अलग रहते हुए भी उच्च ऊर्जा की जरूरतों के लिए एक जैसा समाधान विकसित किया। लेकिन एक बड़ा अंतर इनके दांतों में है। दांत? हाँ, स्तनधारियों के जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। इसे हेट्रोडोंट डेंटिशन कहते हैं। मतलब हमारे जैसे काटने के लिए इंसाइजर्स, फाड़ने के लिए केनाइन्स, और चबाने पीसने के लिए प्रीमोलर्स और मोलर्स। बिल्कुल। ये विविधता उन्हें हर तरह का भोजन खाने की सुविधा देती है, घास फूस से लेकर मांस तक। ये उनकी जबरदस्त सफलता का एक बड़ा कारण है। तो एक तरह से पक्षियों ने एक यूनिवर्सल टूल चोंच विकसित किया, जबकि स्तनधारियों ने एक पूरी टूल किट यानी अलग अलग तरह के दांत विकसित किए। और जब बात आती है अगली पीढ़ी की, तो यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। पक्षी अंडप्रजक ओविपैरस होते हैं, यानी अंडे देते हैं, लेकिन ज्यादातर स्तनधारी जरायुज विविपैरस होते हैं। वे सीधे जीवित बच्चों को जन्म देते हैं। और ये एक बहुत बड़ा विकासवादी कदम था।
माँ के शरीर के अंदर बच्चे का विकास उसे बाहरी खतरों और मौसम की अनिश्चितताओं से बचाता है। और जन्म के बाद भी माँ का दूध एक तैयार और पौष्टिक भोजन स्रोत होता है। इससे बच्चे के जीवित रहने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन हमारे सोर्स में एक बहुत ही दिलचस्प अपवाद का जिक्र है, ऑर्निथोरिंकस यानी प्लैटिपस। प्लैटिपस एक स्तनधारी जो अंडे देता है। ये तो सारे नियमों को तोड़ता है। प्लैटिपस हमें स्तनधारियों के विकास की कहानी की एक झलक देता है। ये अंडे देने वाले स्तनधारी, जिन्हें मोनोग्रिम्स कहते हैं, विकास की एक बहुत पुरानी शाखा का प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा। वे दिखाते हैं कि स्तनधारी सरीसृप जैसे पूर्वजों से कैसे विकसित हुए। फिर आते हैं मार्सुपियल्स जैसे कंगारू, मैक्रोपस, जिनके बच्चे बहुत अविकसित पैदा होते हैं और माँ की थैली में रहकर अपना विकास पूरा करते हैं। और फिर है हम जैसे प्लेसेंटल स्तनधारी, प्लेसेंटल मैमल्स, जिनका विकास पूरी तरह से गर्भ के अंदर प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। यह एक ही क्लास के अंदर प्रजनन की 3 अलग-अलग रणनीतियां हैं। सोर्स में उदाहरणों की एक लंबी लिस्ट है। फ्लाइंग फॉक्स, ऊंट, बंदर, हाथी, डॉल्फिन और शेर। विविधता वाकई हैरान करने वाली है। एक छोटे से चूहे से लेकर एक विशाल ब्लू व्हेल तक सभी स्तनधारी हैं, और इन सभी में कुछ मूलभूत समानताएं हैं। स्तन ग्रंथियां, बाल, 4 कक्षीय हृदय और गर्म खून। यही विशेषताएं उन्हें एक वर्ग में एक साथ रखती हैं। ठीक है, हमने बहुत सारी तकनीकी बातें की। अगर हम एक कदम पीछे हटें तो इन सब का असल मतलब क्या निकलता है? हमने 2 बहुत ही विशिष्ट और सफल वर्गों को देखा। वे एनिमल किंगडम की इस बड़ी योजना में कहाँ फिट होते हैं? इसके लिए हमारे सोर्स में दी गई सारांश तालिका, समरी टेबल, बहुत काम की है। इसे रटने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके पैटर्न को समझना है। ये तालिका हमें सरल से जटिल की ओर विकास का एक स्पष्ट ट्रेंड दिखाती है। हाँ, मैं देख सकती हूँ। जैसे संगठन का स्तर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये पॉरीफेरा में सिर्फ सेलुलर यानी कोशिकीय स्तर से शुरू होता है, फिर सिलेंट्रेटा में टिश्यू यानी ऊतक स्तर पर आता है, और फिर आगे जाकर ये ऑर्गन सिस्टम यानी अंग प्रणाली के स्तर तक पहुंच जाता है। बिल्कुल। इसी तरह पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम भी अपूर्ण, इनकम्प्लीट से शुरू होकर पूर्ण, कंप्लीट होता है, जिसमें भोजन के लिए एक प्रवेश और अपशिष्ट के लिए एक निकास द्वार होता है। सही। हम हर सिस्टम को धीरे धीरे ज्यादा कुशल और जटिल होते हुए देख सकते हैं। इस टेबल में एक और दिलचस्प पैटर्न दिख रहा है। आर्थ्रोपोडा, जिसमें कीड़े मकोड़े आते हैं, उनमें बाहरी कंकाल, एक्सोस्केलेटन है, जबकि हम कॉर्डेटा में आंतरिक कंकाल, एंडोस्केलेटन है। ये तो जैसे शरीर बनाने के 2 बिल्कुल अलग रास्ते हैं। हाँ, एक ने शरीर के बाहर कवच पहन लिया और दूसरे ने शरीर के अंदर ही मजबूत ढांचा बना लिया। क्या बेहतरीन अवलोकन है। ये दिखाता है कि एक ही समस्या, जैसे शरीर को सहारा देना, के लिए विकास ने कितने अलग-अलग समाधान खोजे हैं। और इसी तालिका में एव्स और मेमेलिया, जो दोनों फाइलम कॉर्डेटा का हिस्सा है, इस विकास के स्पेक्ट्रम के सबसे जटिल छोर पर खड़े हैं। मतलब उनमें सबसे उन्नत अंग प्रणालियां हैं। हाँ, चाहे वो परिसंचरण हो या श्वसन। तो इसका मतलब ये है कि एव्स और मैमेलिया, ये दोनों वर्ग एनिमल किंगडम के विकास के शिखर पर मौजूद हैं, कम से कम शारीरिक जटिलता के मामले में। हाँ, उनकी शारीरिक संरचना, उनकी उच्च चयापचय दर, हाई मेटाबॉलिक रेट और उनका गर्म खून वाला होना, इन सब ने मिलकर उन्हें पृथ्वी पर लगभग हर माहौल में सफल होने में मदद की है। वे 2 अलग-अलग रास्ते हैं जो सफलता के एक ही शिखर पर पहुंचे हैं। तो आज की इस गहरी पड़ताल से ये साफ है कि क्लास एव्स यानी पक्षी की पहचान पंखों और उड़ने के लिए किए गए अद्भुत अनुकूलन से होती है, जैसे खोखली हड्डियां और एक सुपर कुशल श्वसन तंत्र। और क्लास मेमेलिया यानी स्तनधारी की पहचान स्तन ग्रंथियों, शरीर पर बालों और अपने बच्चों को जन्म देने और पालने के उन्नत तरीकों से होती है। दोनों ही वर्ग गर्म खून वाले हैं, वार्म ब्लडेड हैं, जिनमें 4 कक्षीय हृदय जैसी उन्नत विशेषताएं हैं। ये 2 अलग-अलग डिजाइन्स हैं, 2 अलग-अलग ब्लूप्रिंट्स, जिन्होंने मिलकर इस ग्रह पर जीवन को अविश्वसनीय रूप से विविध और सफल बनाया है। हमारा सोर्स और हमारी आज की पूरी चर्चा जानवरों को उनकी शारीरिक संरचनाओं, उनकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के आधार पर वर्गीकृत करती है। ये विज्ञान का एक बहुत मजबूत और परखा हुआ तरीका है, लेकिन ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। वो क्या? हमारी समझ कैसे बदल सकती है अगर हम इन जानवरों को उनके शरीर से नहीं,
बल्कि उनके व्यवहार, उनकी सामाजिक संरचनाओं या उनकी बुद्धि के आधार पर वर्गीकृत करें। ये एक बहुत ही दिलचस्प विचार है। मतलब शारीरिक रूप से बिल्कुल अलग जीव व्यवहार में एक जैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं? उदाहरण के लिए चींटियों का समाज बहुत जटिल होता है ना? हाँ। तो क्या एक सामाजिक कीट जैसे चींटी व्यवहार के स्तर पर एक भेड़िए के झुंड के ज्यादा करीब नहीं होगी, बजाय एक अकेली रहने वाली मकड़ी के? जबकि शारीरिक रूप से चींटी और मकड़ी दोनों एक ही फाइलम आर्थ्रोपोडा से हैं। बिल्कुल। शारीरिक वर्गीकरण हमें बताता है कि वे क्या हैं, लेकिन शायद एक व्यवहारिक वर्गीकरण हमें ये समझने में मदद करे कि वो कैसे रहते हैं। ये वर्गीकरण का एक और पहलू हो सकता है जो हमें जानवरों की दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने का मौका देता है। अगर आपको ये डिस्कस अच्छा लगा हो तो प्लीज परानीट चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।